हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्ट। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्नोत्तर देखते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न 1, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो डीएनए की प्रतिकृति बनना प्रजनन की मूल घटना है, यानी कि डीएनए के जैसा ही डीएनए बनना। तो डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं। इससे जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं। डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। इसके बाद में डीएनए की प्रतिकृतियां अलग होकर के, जो दो बनी थी प्रतिक्रिया, वे दोनों अलग होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से प्रजनन में दो कोशिकाओं को बनाने के लिए डीएनए प्रतिकृति आवश्यक है। डीएनए प्रतिकृति के द्वारा आनुवंशिक गुण जनक से संतति में जाते हैं। कभी कभी डीएनए प्रतिकृति बनते समय उसमें कुछ विभिन्नताएं भी आ जाती हैं। अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। तो ये भिन्नता क्यों आई? क्योंकि उनकी जो डीएनए प्रतिकृति बनी थी उसमें कुछ भिन्नता आ जाती है। यह विभिन्नता जैव विकास का आधार है तथा स्पीशीज की उत्तरजीविता को बनाए रखने में उपयोगी है। प्रश्न 2, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? तो जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए लाभदायक होती है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है कि लाभदायक ही हो। जनन में किसी स्पीशीज के सदस्यों में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, तो वे उन्हें विशिष्ट निषेध के योग्य बनाती हैं। निषेध में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं। यदि किसी स्पीशीज की समष्टि अपने निषेध के अनुकूल है तथा निषेध में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश हो सकता है। किंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की भी कुछ संभावना होगी। यदि वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की समष्टि के अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तित जीवित रहेंगे तथा वे वृद्धि भी करेंगे। अतः विभिन्नता स्पीशीज की उत्तरजीविता को बनाए रखती है, यानी कि उनके आगे जीवित रहने के मार्ग को बनाए रखती है, परंतु व्यष्टि की विभिन्नता यदि पर्यावरण के अनुकूल होगी तो वह जीवित रहेगा, अन्यथा वह मर जाएगा। पाठ के अंदर के प्रश्न 1, द्विखंडन और बहुखंडन से किस प्रकार से भिन्न है, यानी कि हमें द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर बताना है कि ये किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। तो देखिए, द्विखंडन क्या होता है? यह प्रजनन प्राय अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है, और बहुखंडन या फिर मल्टीपल फिशन, यह प्रजनन प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। दूसरा है, इसमें केंद्रक दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित होता है, जबकि बहुखंडन में क्या होता है? इसमें केंद्रक अनेकों पुत्री केंद्रकों में विभाजित होता है। तीसरा है, मातृ कोशिका का केंद्रक केवल एक बार विभाजित होकर के दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है, जबकि इसमें क्या होता है कि मातृ कोशिका का केंद्रक बार बार विभाजित होकर के कई सारे पुत्री केंद्रकों का निर्माण करता है। चौथा है, कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म का विदलन प्रत्येक केंद्रीय विभाजन के बाद होता है, जबकि बहुखंडन में कोशिका द्रव्य का विदलन सभी केंद्रकों के विभाजित होने के बाद होता है। पांचवा इसमें उदाहरण है कि द्विखंडन किन किन में पाया जाता है, तो अमीबा, कालाजार का रोगाणु और नैस्मानिया आदि। जबकि बहुखंडन किस में पाया जाता है?
प्लाज्मोडियम। प्रश्न 2, बीजाणु के द्वारा जनन से जीव किस प्रकार से लाभान्वित होता है? तो बीजाणु जनन यानी कि बीजों के द्वारा जनन प्राय पौधों में पाया जाता है। बीजाणुओं के ऊपर एक मोटा रक्षी आवरण होता है जो इनकी प्रतिकूल पर्यावरण में रक्षा करता है। हल्के होने के कारण यानी कि जो ये बीज होते हैं हल्के होने के कारण वायु के द्वारा इनका प्रकीर्णन सरल होता है, अर्थात ये वायु के द्वारा यहाँ वहाँ उड़ जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ यानी कि जब इनको उचित ताप, नमी, भोजन आदि मिलता है तो ये बीजाणु अंकुरित करके नए जीव को यानी कि नए पौधे को जन्म देते हैं, जैसे राइजोपस, म्यूकर आदि। इसमें बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है। प्रश्न 3, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन के द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते? तो जटिल बहुकोशिकी जीवों में कोशिकाएं कार्यों के लिए विशिष्टीकृत होती हैं, अर्थात विशिष्ट कोशिका ही विशिष्ट कार्य को करेगी। तो कोशिकाएं निर्धारित होती हैं। ये कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का, अंगों का, अंग तंत्रों का तथा पूरे जीव के शरीर का निर्माण करती हैं। इनमें केवल लैंगिक कोशिकाएं यानी कि नर और मादा युग्मक के मिलने से ही नया जीव उत्पन्न होता है। इन जीवों की किसी अन्य कोशिका या ऊतक में नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें जो जीव होता है, नया जीव है, वह नर और मादा युग्मक के मिलने से ही पैदा होता है। इसमें किसी अन्य कोशिका में या ऊतक में नई संतति को पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। इसके विपरीत कुछ सरल बहुकोशिकीय जीवों जैसे कि स्पंजों, हाइड्रा आदि में पुनरुद्भवन के द्वारा नई संतति बनाने की क्षमता होती है। इस प्रक्रिया में जीव का कोई कटा हुआ भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है, अर्थात इसका कोई भी भाग, जैसे हाइड्रा है या स्पॉन्ज है, अगर इनके शरीर का कुछ भी भाग टूट जाता है तो उस भाग से भी एक नए जीव का निर्माण होता है। ये क्या होता है? पुनरुद्भवन कहलाता है। जबकि जटिल संरचना वाले जीवों में पुनरुद्भवन की क्षमता केवल घाव भरने तक ही सीमित रह जाती है। प्रश्न 4, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वह जनन जिसमें पौधे के किसी कायिक भाग से नया पौधा बन जाता है, तो कायिक भाग जैसे उसकी जड़ को काट करके लगा दिया जाए या फिर उसके तने को या फिर उसकी पत्तियों से, तो ये पौधे के कायिक भाग कहलाते हैं। और इस प्रकार का जनन क्या होता है? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो उसे कायिक जनन अथवा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कुछ पौधों की जड़, तने, पत्ती में कायिक प्रवर्धन की क्षमता होती है, यानी कि इनमें नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। कायिक प्रवर्धन का उपयोग निम्न कारणों से किया जाता है। पहला है कि प्राकृतिक रूप से बीज नहीं बनने वाले पादपों जैसे कि केला, संतरा, अंगूर की बीज रहित किस्में तथा गुलाब आदि पौधों की किस्मों को बनाए रखने के लिए तथा इनकी व्यावसायिक स्तर पर उपलब्धता के लिए कायिक जनन ही एकमात्र विधि है। तो जैसे हम गुलाब के लिए क्या करते हैं? गुलाब में से एक डंडी काट करके उसको लगा देते हैं, अर्थात इसके तने के भाग में से उसको डंडी को काट करके लगा दिया, तो एक पौधे से दूसरे पौधे का जन्म हुआ। तो ये किसका उदाहरण है? कायिक प्रवर्धन का या कायिक जनन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें बीज नहीं बनते हैं। तो ये पौधे के किसी भाग के द्वारा ही इसमें दूसरे पौधे का बनना संभव होता है या दूसरा पौधा उगाया जा सकता है। बीज के द्वारा उत्पन्न पादपों से फल तथा पुष्प प्राप्त होने में काफ़ी समय लगता है तथा सभी बीजों के अंकुरण एवं पादप बनने की निश्चितता भी नहीं होती है, जबकि कायिक जनन सुनिश्चित होता है तथा इससे कम समय में ही पुष्प एवं फल प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए भी कायिक जनन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कायिक जनन से प्राप्त पुष्प एवं फल
गुणों में मात्र पादप से पूर्णतः ही समान होते हैं, जिससे कि वांछित गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं, जबकि बीजों से उत्पन्न पादपों के गुण भिन्न भी निम्न स्तर के भी हो जाते हैं। कायिक जनन से उत्पन्न पादपों की उत्पादन क्षमता अधिक होती है। प्रश्न 5, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? तो विभिन्न जीवों की अभिकल्प, आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं, यानी कि एक जैसे लगते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में आता है। तो कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। यदि इसको संदेश भिन्न मिलेगा तो इससे जो प्रोटीन बनेगा वह भी भिन्न होगी, तो सूचना भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी भिन्नता आ जाती है। इसीलिए डीएनए की प्रतिकृति बनाई जाती है, जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाति के लक्षण तथा शारीरिक अभिकल्प समान बना रहे। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, परागण क्रिया निषेचन की क्रिया से किस प्रकार से भिन्न है? तो परागण यानी कि पॉलिनेशन की क्रिया निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन से निम्न प्रकार से भिन्न है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परागण क्या होता है। तो पराग कणों यानी कि पॉलिन ग्रेन्स का एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के उसी पुष्प अथवा किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागकण या परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अर्थात पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक या फिर अपने ही पुष्प की स्टिग्मा तक पहुंचने की जो क्रिया होती है या वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे परागण कहते हैं। जबकि निषेचन क्या होता है? बीजांड यानी कि ओव्यूल में स्थित भ्रूणकोश या एम्ब्रियोर में अंड कोशिका एग सेल तथा नर युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। अर्थात भ्रूणकोश में स्थित अंड कोशिका तथा नर युग्मक के संलयन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। दूसरा है कि यह क्रिया निषेचन से पहले होती है। अर्थात जो परागण की क्रिया है यह निषेचन की क्रिया से पहले होती है। पहले परागण होगा, उसके पश्चात निषेचन होगा, और निषेचन की क्रिया परागण के पश्चात होती है। तीसरा है, इस क्रिया को पूर्ण करने में किसी न किसी बाहरी माध्यम जैसे कि जल, वायु आदि की आवश्यकता होती है या फिर कीट, इनकी आवश्यकता होती है। ये ही पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाने में सहायता करते हैं। तो इस क्रिया के लिए किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि निषेचन के लिए बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा है, यह क्रिया पुष्प के बाह्य भाग में संपन्न होती है। अर्थात यह बाह्य क्रिया है, यानी कि ये पुष्प की वर्तिकाग्र पर संपन्न होती है तो पुष्प के बाहर ही संपन्न हो जाती है। तो ये क्या कैसी क्रिया हुई? यह बाहरीय क्रिया हुई। जबकि निषेचन क्या होती है? यह क्रिया पुष्प के भीतर होती है, अतः यह आंतरिक क्रिया होती है। तो इस प्रकार से यह परागण यानी कि पॉलिनेशन और निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन में अंतर है। प्रश्न 2, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? तो प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव को शुक्र वाहिका में डालते हैं, जिससे कि शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है, साथ ही यह स्राव इन्हें पोषण भी प्रदान करता है। प्रश्न 3, यौवन आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो यौवन आरंभ के समय लड़कियों में निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो पहला है
कि स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। दूसरा है लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है अर्थात मासिक धर्म होने लगता है। तीसरा है आवाज महीन एवं मधुर हो जाती है। चौथा है कांख एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्रों में बाल निकल आते हैं तथा इनका रंग भी गहरा हो जाता है। पांचवा है त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है तथा कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। छठा है श्रोणी भाग चौड़ा एवं नितंब का भाग भारी हो जाता है, शरीर में वसा का संचय हो जाता है। सातवां है लड़कों यानी कि नर की तरफ मनोवैज्ञानिक आकर्षण होने लगता है। प्रश्न 4, माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु या भ्रूण को पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरीनुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी हुई रहती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतकों में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। प्रवर्ध का मतलब उभार। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान इन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण के द्वारा होता है। अर्थात जो भ्रूण होता है वह माँ के रुधिर से ही प्लेसेंटा के माध्यम से ही ऑक्सीजन, ग्लूकोज तथा अन्य पदार्थों को लेता है तथा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से ही माँ के रुधिर में स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार से एक भ्रूण का पोषण माँ के शरीर के द्वारा किया जाता है। प्रश्न 5, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा? तो नहीं। यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो उसकी यौन संचारित रोगों से सुरक्षा नहीं होगी क्योंकि कॉपर टी मात्र गर्भधारण को रोकने का ही एक साधन है। यह यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं करती है। अभ्यास प्रश्न 1, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। ए अमीबा में, बी यीस्ट में, सी प्लाज्मोडियम में और डी लेशमानिया में। तो इसका सही उत्तर है बी यीस्ट में। प्रश्न 2, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ए है अंडाशय, बी है गर्भाशय है, सी शुक्रवाहिका और डी डिंब वाहिनी। तो इसका सही उत्तर है सी शुक्रवाहिका। यह मादा जनन तंत्र का अंग नहीं है, यह है नर जनन तंत्र का अंग है। प्रश्न 3, पराग कोश में होते हैं। ए बाह्य दल, बी अंडाशय, सी अंडक और डी परागकण। तो सही उत्तर है इसका डी परागकण। कहाँ होते हैं? पराग कोश में होते हैं। प्रश्न 4, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? तो अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के निम्न लाभ हैं। पहला, संतति में दोनों जनकों के लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा, लैंगिक जनन के द्वारा संतति में विभिन्नताएं आती हैं जिनका विकास के लिए बहुत महत्व है। तीसरा, नई जाति की उत्पत्ति में लैंगिक जनन महत्वपूर्ण कार्य अदा करता है। चौथा है, लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में श्रेष्ठ गुणों का समावेश होता है तथा इनमें संकर ओज अधिक होता है। प्रश्न 5, मानव में वृषण का क्या कार्य है? तो मानव में वृषण के कार्य निम्न है। पहला, वृषण के द्वारा नर हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का निर्माण किया जाता है जिसके कारण पुरुषों या लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। दूसरा है, शुक्राणुओं का निर्माण भी वृषण के द्वारा ही होता है। तीसरा है, यह हार्मोन शुक्राणुओं के उत्पादन को नियंत्रित करता है। प्रश्न 6, ऋतुस्राव क्यों होता है? तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, इसीलिए
निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय प्रति माह तैयारी करता है। इसीलिए उसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। पर अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह परत धीरे धीरे टूट करके योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है, जिसे कि हम ऋतुस्राव कहते हैं। प्रश्न 7, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो पुष्प की अनुदैर्ध्य काट तथा इसके विभिन्न भागों का नामांकित चित्र। तो देखिए बच्चों, ये पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र है और ये पुष्प के यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के जो भाग होते हैं उनका नामांकन किया गया है। प्रश्न 8, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? तो गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। पहली है कि एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है, जिससे कि शुक्राणु अंड कोशिका तक ना पहुंच सके। शिशन को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है, जिससे कि अंड का मोचन ही ना हो, अतः निषेचन नहीं हो सकता। ये दवाएं सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती हैं, परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती हैं, अतः इनके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। तीसरा तरीका है कि गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियां, जैसे कि लूप अथवा कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जा सकता है। और चौथा है कि यदि पुरुष की शुक्र वाहिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा, और यदि स्त्री की अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड या फिर डिंब गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा और दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्य क्रिया के द्वारा भी इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। प्रश्न 9, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? तो एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में अंतर। तो पहले एक कोशिक जीवों में जनन। एक कोशिक जीवों में अलैंगिक जनन होता है, जबकि बहुकोशिक जीवों में प्राय लैंगिक जनन होता है। एक कोशिक जीवों में जनन के लिए कोई विशिष्ट भाग नहीं होता है, जबकि बहुकोशिक जीवों में जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं एवं ऊतक होते हैं। तीसरा है, एक कोशिक जीवों में द्विविभाजन, बहुखंडन, मुकुलन आदि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में जनन प्राय अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। प्रश्न 10, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार से सहायक है? तो अपनी जनन क्षमताओं का उपयोग कर जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का जो संबंध है वह जनन से है। प्रश्न 11, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, अतः लैंगिक संचरण वाले रोग जैसे जीवाणु जनित गनोरिया एवं सिफिलिस एवं वायरस जनित रोग मस्सा तथा एड्स आदि रोगों से गर्भ निरोधक युक्तियां अपना करके बचा जा सकता है। दूसरा है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने से जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। और तीसरा है, इन युक्तियों के द्वारा गर्भधारण को रोका जा सकता है। जल्दी गर्भधारण से माता के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः गर्भ निरोधक युक्तियां अपना करके माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकता है।
तो इस प्रकार से गर्भ निरोधक युक्तियों का उपाय अपनाई जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।